रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, बोल सकता है कोई? प्रजनन। प्रजनन। चलिए, रिप्रोडक्शन होता क्या है? पहली बात, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन होता है बेटा कि अपने ही तरह के जीवों की उत्पत्ति करना, अपने ही तरह के जीवों को जन्म देना। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, टू गिव बर्थ लाइक इटसेल्फ ऑर्गेनिज्म नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? मतलब कि अपने ही जैसे जीवों को, अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, बर्थ करना, क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। कोई दिक्कत? हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। रिप्रोडक्शन आखिर जरूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन समझ में आएगा, अब इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है ये बात करते हैं। नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो नीड क्यों है? तो सबसे पहला नीड ये है कि आप अपने जेनरेशन को मेंटेन करने के लिए, जेनरेशन को, टू मेंटेन जेनरेशन, ठीक है ना, टू मेंटेन जेनरेशन, मतलब वंश को, अपने वंश को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि हम रिप्रोडक्शन करें। जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसा सुने होंगे कई लोगों में, अरे उसके तो बेटा नहीं हुआ, उसको तो बाल बच्चा नहीं हुआ है, तो उसका तो पता नहीं वंश कैसे चलेगा। तो अपने वंश को बचाने के लिए जरूरी है। मान लीजिए जैसे कि मैं हूं, उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे ही, कि मैं अपने, मान लीजिए अगर फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं करता हूं, तो क्या मेरी पीढ़ी हमारे तक ही सीमित हो जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी? इसको क्या बोलेंगे कि टू मेंटेन जनरेशन। हमने अपने वंश को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है कि हम रिप्रोडक्शन करें। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मॉस्क्यूटो हो, चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुत्ता हो, कोई भी हो, तो क्या अपने जनरेशन को मेंटेन करने के लिए उसको जरूरी है, एकदम नीड है कि वो रिप्रोडक्शन करे ही। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा, टू गेट इवोल्यूशन या इवोल्व। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी में कुछ अच्छा हो, अच्छा इन द सेंस कि आप ये मत सोचिए कि बेटरमेंट, डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कहने का मतलब इसकी हमारे बॉडी में भी नेचुरली डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग क्या किए कि इवोल्यूशन होने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे पहला जो इवोल्यूशन हुआ था, तो एक नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ में हम लोग इवोल्व हुए थे। इक्वेटिक लाइफ से इवोल्व होते होते आपको पता है कि जैसे बंदर बने, फिर बंदर से इंसान बने, इस तरह से मतलब चलता गया है पूरा। और सबसे जो आज के डेट में मॉडर्न, सबसे जनरेशन और सबसे डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म मानी जाती है, वो कौन मानी जाती है? इंसान, हम, आप। तो ये कैसे हुआ है? रिप्रोडक्शन के कारण ही हुआ है। अगर आप ये तो मानते हैं ना, आदि मानव से ही हम लोगों का विकास हुआ है, अर्ली मैन से। तो अर्ली मैन को अगर आप देखे होंगे किताबों में या फिर वीडियोज में, तो अर्ली मैन कैसे दिखते थे? अर्ली मैन अगर रिप्रोड्यूस नहीं करते तो क्या होता फिर? एक तो जनरेशन नहीं बढ़ती, मतलब हम लोग हो ही नहीं पाते। दूसरा, अगर मान लीजिए कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता? हम लोग इवॉल्व नहीं हो पाते। क्लियर है? तो ये दो चीज जरूरी है कि रिप्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कि भैया टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप की होती हैं? तो बेटा सबको पता है ना, कितने टाइप की होती है रिप्रोडक्शन, बताएगा कोई? दो। टू टाइप टू टाइप की, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल जी और बिल्कुल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, मैं इन दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में ही समझा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हिंदी में लिख दीजिए, क्या बेटा? बेटा हिंदी में भी लिख दीजिए आप। बेटा इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक, और इसको बोलते हैं हम लोग लैंगिक जनन। ठीक है, समझ आया बात? अब देखिए, यहां पे नाम ही है एसेक्सुअल, मतलब जहां पे सेक्सुअल एक्टिविटी एब्सेंट हो। ये मतलब जहां भी आपको पता होगा ये चीज, इंग्लिश पढ़े होंगे तो, आगे अगर ए या यूएन अन लग जाता है तो वहां पे वो चीजें हट जाती हैं, इलिमिनेट हो जाती है।
तो यहाँ पे एसेक्सुअल का मतलब कि सेक्स से रिलेटेड नहीं होगा। अब ये क्या होता है समझेंगे थोड़ा सा कि देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा कि एक ही पेरेंट की जरूरत है, वन पेरेंट। पेरेंट मतलब समझते हैं ना बेटा हिंदी वाले, माता पिता, मतलब एक ही पेरेंट चाहिए, या माता हो या पिता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब एक ही है तो वो आप उसको माता बोलो या पिता बोलो कोई फर्क नहीं। यहाँ पे क्या होगी, दो पेरेंट की जरूरत पड़ेगी विथ अपोजिट जेंडर। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि इंसानों में या प्लांट में या लोअर ऑर्गेनिज्म में, ओवरऑल ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक ही पेरेंट जरूरी थी, यहाँ पे दो पेरेंट जरूरी होती है, ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर, जब एक ही पेरेंट होगा तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर गैमिट जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गैमिट का फॉर्मेशन होगा। अब ये गैमिट क्या होता है सर बेटा, इसमें तो गैमिट जाइगोट को, नहीं होगा? हाँ क्या बेटा, जाइगोट, जाइगोट। हाँ बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। गैमिट को हिंदी में बोलते हैं तो युग्मक जो होते हैं। अब ये क्या होते हैं बेटा, देखिए वैसे सेल, हम लोग उसको बोलते हैं, गैमिट को बोलते हैं वैसे सेल्स जो मतलब सेक्स, जो रिप्रोडक्शन कर सके, जो दूसरे मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, और यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। पहली बात है, अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो यहां पर क्या होगा, एक चीज और भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, निषेचन बोलते हैं इसको, सॉरी, निषेचन जो है वो यहां पर नहीं होगा, और यहां पर क्या होगा, निषेचन होगा। समझे? होगा। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि निषेचन जब नहीं होगा तो क्या होगा, निषेचन जब नहीं होगा तो यहां पर जाइगोट भी नहीं बनेगा, यहां पर जाइगोट नहीं बनेगा, और यहां पर जाइगोट बनेगा, युग्मनज। ठीक है, हाँ निषेचन होता है बेटा फर्टिलाइजेशन, जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो जो ये बनता है ये होता है जाइगोट, ये होता है गैमेट। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस। अब बात हम करते हैं आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा इधर बेटा, अलैंगिक जनन क्या होता है ये तो आप समझ गए। पहली बात कि ये एक ही पेरेंट से मतलब जरूरी है, इसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा पीजन। क्या बोलते हैं इसको, पीजन। हिंदी में बोलते हैं बेटा खंडन। ठीक है, सर बीनरी फ्यूजन होता है ना? हाँ बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, मैं गलत नहीं बताऊंगा। फीजन बोलते हैं, फीजन को हिंदी में बोलते हैं खंडन। और ये खंडन जो होता है वो होता बहुत तरीके का है, लेकिन आपको पढ़ना है दो तरीके का। बाइनरी फीजन, श्लोक यादव, बाइनरी फीजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फीजन। बात समझ में आ रही है आपको? बाइनरी फीजन को बोलते हैं द्विखंडन। ठीक है, और मल्टीपल फीजन को बोलते हैं बहुखंडन। चलिए अब देखिए बेटा, यहां पर बात करते हैं खंडन का मतलब ही समझ में आ रहा है क्या? खंड मतलब क्या होता है, टूटना, खंडन हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना। एक सेल है, एक सेल यही टूट जाए 2 4 5 10 भागों में जो भी हो,
इसके अखंडित हो गया, खंडित हो गया, टूट गया। जैसे मान लीजिए हम जब एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम लोगों की बॉडी एक्सीडेंट होती है तो क्या होती है, हमारी बॉडी खंडित हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। उसी तरह से अगर कोई नॉर्मल एक सेल है, ठीक है, ये मैच्योर हो गया, मतलब पूरी तरह से बड़ा हो गया, तैयार हो गया, अब ये दो भागों में टूट जाए, ठीक है, समझ में आ रही है? यस दो सर, भागों में अच्छा टूट पढ़ा जाए था। तो क्या हो जाएगा, ये द्विखंडन। बीनरी समझ में आ रही है मेरी बात? अगर एक साथ एक सेल से दो सेल में बट जाए तो दो द्विखंडन हुआ, ठीक है। लेकिन यही अगर एक साथ एक सेल बहुत सारे सेल में टूट जाए तो ये क्या कहलाएगा, बहुखंडन। क्लियर? मल्टीपल। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, जो लोग पूछ रहे थे सर द्विखंडन, समझ में आ गया आपको या नहीं आया? यस बोलिए। सर। हाँ बेटा, समझ में आया? अब देखिए, अब दूसरा है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल होता है बेटा, पैराबीसियम और अमीबा। द्विखंडन का जो एग्जाम्पल, अमीबा द्विखंडन भी पैराबीसियम। बहुत अलग टाइप के होते हैं आगे चलकर, बट आपको इस हिसाब के लिए पूछा जाए तो शॉर्ट में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ सर पे बहुखंडन क्या होता है? बेटा बहुखंडन यहाँ पे बताया तो मैंने, समझिए तो ध्यान से, ध्यान इधर उधर रखिएगा तो काम नहीं चलेगा। यहाँ समझिए ध्यान से, और जरूरी हो तो लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। खंडन का मतलब समझना है कि एक ऑर्गेनिज्म टूट करके, खंडित होकर के, ठीक है। फिजन का मतलब होता है टूटना, टूट करके अगर एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन या बहुखंडन। खंडन। और फिजन जो होता है दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मतलब एक से दो सेल बन जाए और दोनों सेल फिर आगे जाकर के क्या करेगा, ये फिर अपना मैच्योर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी फिजन। लेकिन अगर एक साथ एक सेल से बहुत सारे सेल डेवलप हो जाए और सभी सेल आगे जाकर के डेवलप हो जाए, बड़े हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुखंडन विधि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है, पारामीशियम, लेशमैनिया, और बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हाइड्रा सर, हाइड्रा नहीं। लेशमैनिया, हाइड्रा। ठीक है, नहीं हाइड्रा नहीं होता, बताएंगे। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, तो बेटा एक साथ बहुत सारे, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है। बेटा हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा, जहां बेटा जिसका हिंदी होता है मैं खुद लिख देता हूं, जिसका हिंदी नहीं होता है मैं वो नहीं लिखता हूं। तो प्लाज्मोडियम को, लेशमैनिया को, इन सबको हिंदी में भी वही चीज बोलते हैं, ओके सर, ओके सर। ठीक है। चलिए, दूसरा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अब आपके मन में एक डाउट आ गया होगा कि सर आपने अमीबा दोनों जगह लिख दिया, फिर कैसे हम बोलेंगे कि किसमें क्या हो रहा है। यहां भी अमीबा लिखा मैंने और यहां भी अमीबा लिखा, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, कंडीशन होती है दो, एक होता है फेवरेबल कंडीशन, एक होता है अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि आप अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एकदम चंगा, खाए पिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, सोते रहे, फिर आके क्लास कर लिए, फिर आपको क्लास के बाद में थक गए तो आराम किए, फिर खाना पीना खाए, फिर पढ़ाई किए, फिर सो गए, एकदम लाइफ बहुत अच्छे से कट रही है। लेकिन आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम क्या आ जाए कि भैया सामने एग्जाम भी है और घर में कोई फंक्शन भी है, किसी की शादी है या कोई पूजा पाठ है कोई, तो मान लीजिए जब आपको दोनों मेंटेन करना है तो इसको क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, फिर भी आपको करना है। तो वही चीज यहां पर होती है। देखिए आपको ये बात तो पता होगा बेटा कि जब जन्म लेता है बच्चा तो उसको थोड़ा सा स्पेशल केयर किया जाता है ना। तो उसी तरह से जब अगर फेवरेबल कंडीशन, अगर सब कुछ सही सलामत है तो अमीबा क्या करेगा, बाइनरी फिजन कर लेता है आसानी से। लेकिन अगर कंडीशन बहुत खराब है, उसको लगेगा कि हम अगर बर्थ करेंगे अभी तो हमारी जो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों डेड कर जाएगी, यहाँ पर ये ऐसे डेड कर जाएगी। तो फिर क्या करता है ये अमीबा, क्या करता है फिर वहां पर मल्टीपल फिजन करता है, एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा कि कुछ मर भी गया तो कुछ तो बचेगा। समझ में आया बात? अगर फेवरेबल कंडीशन हो, नॉर्मल कंडीशन हो तो अमीबा बाइनरी फिजन करता है, लेकिन अगर कंडीशन खराब हो, अनफेवरेबल हो, सॉरी, तो मल्टीपल फिजन करता है। क्लियर? कोई दिक्कत?
चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है हमारा बडिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं बडिंग। बेटा बडिंग को हिंदी में भी कई जगहों पे बडिंग ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं बेटा बडिंग कहाँ होता है, कैसे होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ईस्ट ले रहे हैं, इसका एग्जांपल जो होता है बेटा ईस्ट होता है, YEAST ईस्ट। एक तरह का ये फंगस है, ठीक है, एक तरह का कवक है ये ईस्ट। फंगस है। दूसरा आप अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे हाइड्रा। 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 हाइड्रा में बडिंग होती है, बडिंग या इसको कुछ जगहों पे बड फॉर्मेशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर ईस्ट है नॉर्मल, ये क्या है, एक नॉर्मल ईस्ट है जो डेवलप कर रहा है। Yes. इसके बाद में क्या होगा, इसका बॉडी में एक आउटग्रोथ आ जाएगा। आउटग्रोथ का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ एक वृद्धि, एक जैसे हम लोगों के शरीर में देखिए कई जगह कुछ लोगों के शरीर में एक्स्ट्रा उंगली आती है या फिर कोई मांस का टुकड़ा अलग होने लगता है, बिल्कुल उसी तरह से ये ईस्ट में होता है कि एक अलग बॉडी बन जाती है। फिर ये क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे डेवलप करेगा, ठीक है, ऐसे। और ये अब अलग हो गया, अब ये अलग हो गया, फिर नेक्स्ट में आगे जाके क्या होगा, दोनों ही अच्छे से पूरा मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो ये एक बडिंग कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से मतलब एक्स्ट्रा आउटग्रोथ बॉडी में हो और वो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ कुछ समय बाद टूट कर अलग हो जाए और वो फिर से नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करे, उसको बोलते हैं बडिंग या बड फॉर्मेशन। हाइड्रा में कैसे होता है, तो हाइड्रा का डायग्राम लगभग सबको पता होगा, कुछ ऐसे होता है हाइड्रा, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा आउटग्रोथ के रूप में एक दूसरा बड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, ये अलग हो जाएगा टूटकर, ठीक है, ये टूटकर अलग हो गया। अब ये पुराना वाला तो है ही, पेरेंट हाइड्रा तो है ही, उसके साथ ये छोटा वाला हाइड्रा भी अब बिल्कुल डेवलप होने लगेगा। ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा क्या कहलाएगा, ये बड फॉर्मेशन। तो बड फॉर्मेशन किस में हो गया, हाइड्रा में और ईस्ट में। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा क्या, कोई बताएगा, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन ये कैसे होता है बेटा, ये भी क्या होता है बेटा, स्पोर के फॉर्मेशन के कारण होता है। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि फंजाई में जनरली, ठीक है, एक स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा आगे चल करके, डेवलप करेगा और एक टाइम के बाद में ये ब्रस्ट कर जाएगा, और ये सभी स्पोर्स क्या करेंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। फिर से ये जो स्पोर है वो बिल्कुल इसी तरह, इसी रिपीट कर दीजिए इसको बेटा। स्पोर फॉर्मेशन जनरली आपको अगेरिकस, सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ बेटा राजोपस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मैंने क्या बोला बेटा, आपको समझ में नहीं आया। जहां पर हिंदी होगी मैं खुद बोल दूंगा, जहां पे हिंदी नहीं होगी मैं कहां से बोलूंगा। अब इसको हिंदी को ऐसे लिखो, स्पोर फॉर्मेशन। अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज मुझे लिखना चाहिए, स्पोर ऐसे लिखेंगे हिंदी में, बस इसका हिंदी नहीं है ना बेटा, इसका हिंदी स्पेलिंग ओ, सॉरी हाँ वो मिस्टेक हो गया, मतलब
जहां पे हिंदी है मैं खुद ही बता दूंगा बाबू, ठीक है ना। जहां पे नहीं है आप परेशान मत होइए, वो इसको, ये साइंस में ऐसे बहुत सारे टर्म है ना। हम लोग क्या है कि हम लोग पढ़ने लगे अब अंग्रेजों को फॉलो करते हैं हर चीज में, ठीक है ना। ये हमारी गलत चीजें हैं, बट क्या कीजिएगा, जब सब पूरा दुनिया फॉलो करे तो हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो वहां पे हर एक टर्म इंग्लिश में ही दिया गया है, उसको ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है, कुछ लोग कुछ चीजों को नहीं किया गया है, तो ये प्रॉब्लम है। चलिए, तो ये बर्ड फॉर्मेशन जो था अगेरिकस, राइजोपस, ठीक है ना, और भी मतलब मेनली फंगस में होता है, ध्यान दीजिएगा। फंगस में फंजाई, पेनिसिलियम सर। ठीक है ना, माइसीलियम में, हाँ, बहुत सारी चीजों में होती है। चलिए, तो ये बर्ड का फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पोरेंजिया। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्पोरेंजिया, और वहां पे डेवलप करता है ये धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल साइज के न्यूक्लियस, और ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस आगे बड़े हो जाते हैं बाद में, और ये फिर ब्रश कर जाता है, स्पोरेंजिया टूट जाता है यहाँ से, और ये जितने भी हैं वो सभी एक नया इस तरह का नॉर्मल फॉर्मेशन करेंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। सर स्क्रीन शॉट मारना था। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी 6 तारीख को। सर कौन कुछ कौन सा थोड़ा एग्जाम्पल बिजी है बेटा, बताए सर थे? कुछ काम में, इसलिए नहीं हो पा रही है, ठीक है। चलिए सर कौन कौन सा एग्जाम्पल बताए थे? बेटा, इसका एग्जांपल किसका, स्पोर फॉर्मेशन का? यस सर। स्पोर फॉर्मेशन का राइजोपस है, अगेरिकस है, जितने भी फंगस होते हैं, जितने भी फंगस के एग्जांपल होंगे वो सभी ऑलमोस्ट आपके इसके एग्जांपल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए बेटा, फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन, ध्यान दीजिए, मैं दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूं इसलिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। रीजेनरेशन, दोनों को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, इसलिए मैं दोनों ही समझा दे रहा हूं एक साथ, ठीक है। देखिए, फ्रेगमेंटेशन में भी सेम होता है कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए एक नॉर्मल बॉडी है, ये टूट गया, तो क्या करेगा ये नॉर्मल, जैसे ये वाला बॉडी टूट गया और ये वाला बॉडी टूट गया ना, अब ये दोनों बॉडी क्या करेगा, एक नॉर्मल फिर से बॉडी में डेवलप हो जाएगा। सेम चीजें यहां पर भी होती है, बिल्कुल एकदम डिट्टो सेम टाइप का लगेगा आपको, बट क्या अलग अंतर होता है अभी मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। देखिए, इसका एग्जांपल है आपको स्पाइरो गायरा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लानेरिया। बड़ा ध्यान से समझना आप इसको, ठीक है। देखो क्या होता है, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, फ्रेगमेंटेशन जनरली सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे स्पाइरोगाइरा, ध्यान दीजिए बेटा, जब हम इवोल्यूशन पढ़ रहे थे डायवर्सिटी चैप्टर में, याद हो तो हम लोग शुरू से अपर की तरफ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे थे। बैक्टीरिया का बॉडी जो है वो बहुत सिंपल था, उसमें सेल ही नहीं था, सेल था तो उसमें ऑर्गेनेल्स नहीं थे, ऑर्गेनेल्स थे, उसके ऑर्गेनेल्स भी तो थे तो बिना कवर्ड स्ट्रक्चर वाले थे, मतलब, और हम लोग कितने कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है एक फंजाई का एग्जाम्पल है, और प्लेनेरिया जो है आपको एक प्लेटी हेलमिंथिस का एग्जाम्पल है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सिंपल बॉडी होगी तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी तो रीजनरेशन होगा, पहला। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में यूज होता है, और इसका यूज होता है बेटा मेंटेनेंस में भी यूज होता है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में कैसे यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। आपने कभी सुना होगा कि छिपकली का अगर पूंछ कट जाता है तो वो रीजनरेट कर लेती है। छिपकली का अगर मान लीजिए पूंछ कट गया यहां से, ठीक है, तो बेटा वो फिर से रीजनरेट कर लेगा, क्यों, तो वहां पर रीजनरेशन होता है। अब इससे ये समझ में आता है कि रीजनरेशन सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, रीजनरेशन से क्या होगा, मेंटेनेंस भी होता है। हमारी बॉडी भी रीजनरेट करती है, ध्यान दीजिएगा, हमारी बॉडी में भी अगर छोटे मोटे घाव हो जाते हैं तो देखिए दवा ववा खाने के बाद धीरे धीरे फिर वो फिर आता है, होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो वो क्या होता है, रीजनरेशन होता है।
फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। हाँ, अगर मान लीजिए मेरी उंगली टूट जाए, ठीक है, थोड़ा सा स्किन यहाँ से चाम मतलब स्किन जो है वो छिल जाए, हट जाए थोड़ा सा, और वो स्किन फिर से नया राजीव कुमार बना दे, तो हम मानेंगे कि वहां पे क्या हुआ है, फ्रेगमेंटेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोगों के बॉडी में रीजनरेशन होता है। मान लीजिए अगर कोई पार्ट निकल जाता है, इतना मान लीजिए कहीं थोड़ा सा स्किन निकल गया, तो वो स्किन देखिएगा 2-4 हफ्तों में फिर से नॉर्मल हो जाती है, फिर से नॉर्मल स्किन होती है, वहां पे फील हो जाता है ऐसा। सर अगर जी सर। फिंगर कट गई तो? चलिए, क्या बेटा बोले, क्या बोले? सर अगर फिंगर कट गई तो? फिंगर कट, वही तो बता रहे कि हम लोगों में लाइटली रीजनरेशन होती है, बहुत ज्यादा रीजनरेशन नहीं होता है। फिंगर कट गई तो फिंगर नहीं आएगी। मैंने क्या बोला कि हल्के फुल्के घाव भर जाते हैं। जब बहुत ज्यादा घाव होता है तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए किसी का ट्रांसप्लांट जो बॉडी होती है, ठीक है ना, तो हम लोग जैसे कि हमारे लीवर में बात करते हैं सॉरी, सर लीवर क्या अमित होती है तिवारी हमारी? उंगली टूट जाएगी तो? लीवर जो है वो रीजनरेट करती है। हमारे लीवर के सेल्स अगर खराब हो जाएंगे, लीवर अगर कट जाता है तो वो रीजनरेट कर लेता है, ठीक है, कट जाता है तो रीजनरेट कर लेता है, लेकिन बाकी ऑर्गन नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारे बॉडी में रीजनरेशन जो है वो पार्शियल पाया जाता है, पार्शियल रीजनरेशन होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रीजनरेशन के बाद में सबसे जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है 6 नंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं या फिर प्रोपैगेशन भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट में होता है, अगर प्लांट में हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होगा, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन ही होगा। तो इसीलिए हम वेजिटेटिव प्रोपैगेशन को शॉर्ट में आप अपने समझने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं चलिए सर। अब बात करते हैं बेटा, देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी दो तरह से होता है, दो तरह से होता है। एक नेचुरली होता है जो खुद से हो रहा हो, ठीक है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल जो हम लोग करेंगे। ठीक है, नेचुरल जो होता है वो 3 तरीके से होता है, 3 पार्ट से हो सकता है। कैसे? तो रूट से होगा, या फिर स्टेम से होगा, या फिर लीफ से होगा। क्लियर? रूट से होता है, किसमें होता है? तो रूट से होता है सीसेम में हो सकता है, ठीक है, या डेलवर्जिया में हो सकता है। डेलवर्जिया बोलते हैं दूब को, दूब समझते हैं, घास होता है एक तरह का। तो डेलवर्जिया जो होती है उसमें क्या होता है कि रूट से हो जाता है, खुद से रिप्रोड्यूस कर जाता है। स्टेम से, पोटैटो तो जानते ही होंगे आप लोग, तो पोटैटो को अगर मिट्टी में लगा दीजिए तो पोटैटो से खुद जनरेट कर जाएगा। लीफ जो होता है वो बॉगनविल, नहीं बेटा, स्वीट पोटैटो जो है वो रूट वाला होता है, उसमें ब्रायोफाइलम जो है वो लीफ से करता है। और आर्टिफिशियल जो होता है वो कटिंग करके आप अलग अलग तरह से कटिंग कीजिएगा, तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहलाता है प्लांट में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हमारी No, लिंक sir. कटेगी, जल्दी से ज्वाइन करना है नेक्स्ट क्लास, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट क्लास। ओके, सर रूट का एग्जांपल क्या है? रूट का एग्जांपल है डेलवर्जिया, स्वीट पोटैटो, स्टेम में पोटैटो, लीफ में ब्रायोफाइलम। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट? क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में तो होता ही है, तो फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम क्यों कर रहे हैं या क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा उसका सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में टाइम टेकिंग नहीं होता है, लेस टाइम टेकिंग होता है, कम से कम टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर 2 पेरेंट की जरूरत नहीं, किसी सिंगल पेरेंट से भी हो जाएगा काम। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे भी प्लांट हैं हमारे पास जिनके पास फ्लावर नहीं है, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं, ठीक है, या फ्लावर होते हैं तो हम लोग इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, उस तरह के प्लांट में क्या हो सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग हैबिटेट मतलब उसको यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, जहां पे आपको सीड आसानी से नहीं दिख पाता हो, जहां पे आपको फ्लावर नहीं दिख पाता हो, ठीक है, तो वहां पे जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण के लिए लें, रिपीट कर दिया। हाँ,
बेटा ये मैं बात कर रहा हूं कि एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि ये बहुत कम समय लेता है, कम समय में रिप्रोडक्शन हो जाएगा। एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, हमको 2 प्लांट की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही प्लांट से काम चल जाएगा। दूसरा, जिसमें सीड या जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं उस प्लांट में भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें अगर हम बनाना में खुद से होता है क्या आपका रिप्रोडक्शन होता है, वो भी होता है क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पोटैटो अगर बात करें, पोटैटो में आसानी से आता है आपका। तो ये सभी कुछ एग्जांपल है जहां पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा या बहुत मुश्किल से होगा। क्लियर, हम आगे बढ़े अब।